7 ही मिनट हो भाई, बोलो। अब चेक करो, दोबारा करो, लाइव हो लेकिन पहले वाला वीडियो तो चलो यार 7 मिनट लग गए हैं, पता नहीं लाइव चलो। ये हमारे तो चल रहा है। हेलो, बोलो। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये थे आपके एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं करिकुलम अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम, उन्होंने पाठ्यक्रम किस तरीके का निर्धारित किया। करिकुलम अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो ने बालक की आयु और उनके स्तर के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्धारण किया। विद्यालय में पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को रखा। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने प्राइमरी लेवल, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण और संगीत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके बाद में माध्यमिक कक्षाओं के लिए, मिडिल क्लास के लिए उन्होंने दर्शन, ज्योतिष, गणित को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया और साथ ही साथ शारीरिक प्रशिक्षण और स्पोर्ट्स, खेलकूद, जिम्नास्टिक, व्यायाम और घुड़सवारी, इनको भी माध्यमिक कक्षाओं में स्थान दिया। उच्च कक्षाओं हेतु हायर क्लासेस में प्लेटो ने 6 विषयों को डिफाइन किया। 6 विषयों को एक अलग समूहों में, अलग वर्गों में, जैसे ठोस ज्यामिति, संगीत, दर्शन। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने औद्योगिक शिक्षा की अलग से व्यवस्था करी और इस शिक्षा के अंतर्गत लोहे का कार्य, लकड़ी का कार्य, अस्त्र शस्त्र का निर्माण और बुनाई का कार्य यह रखा। सब तो खुला हुआ है। प्लेटो कि प्लेटो ने कौन कौन सी शिक्षण विधियों का वर्णन किया। मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्लेटो ने शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर कई शिक्षण विधियों का वर्णन किया, जिसमें से फर्स्ट है तर्क या वाद विवाद विधि। तर्क या वाद विवाद विधि। आवाज कम आ रही, मोबाइल की आवाज बंद करो। आगे बढ़े। तर्क या वाद विवाद विधि। तो शिक्षण विधियों में प्लेटो ने
तर्क या वाद विवाद विधि को सर्वश्रेष्ठ माना। इस संबंध में कहा गया है कि प्लेटो की योजना में सबसे महान विषय जो है, प्लेटो की शिक्षण संबंधी योजना में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान जो है शिक्षण विधि में, वो तर्क का है। तर्क को इन्होंने एक डाइलेक्ट्रिक, तर्क को इन्होंने एक और नाम दिया है डाइलेक्ट्रिक। लुक एट दिस, डाइलेक्ट्रिक क्या है? तो हम आपको एक चीज ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि तर्क या डाइलेक्ट्रिक ये है क्या? यह है विचारवान व्यक्तियों का वाद विवाद, विचारवान व्यक्तियों का वाद विवाद है या तर्क युक्त स्पष्टीकरण है, दो लोगों के बीच में आपस में कंसल्ट। इसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना कि तर्क को डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको तर्क के नाम से पूछ लिया जाए, आपसे डाइलेक्ट्रिक मेथड ही पूछ सकते हैं कि है क्या ये डाइलेक्ट्रिक मेथड, व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक मेथड एंड एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि डाइलेक्ट्रिक या तर्क है क्या? विचारवान व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद, कंसल्ट बिटवीन टू पर्सन या मोर देन, दो से ज्यादा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आप इसमें टीचिंग मेथड में प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड। इसके बाद में सेकंड है क्वेश्चन आंसरिंग मेथड। तो इसमें आपको एक चीज बता दें, एक नंबर के ओटी में यहां से क्वेश्चन निकलता है कि प्रश्नोत्तर विधि के बारे में किसने बताया था, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इस विधि का शुरुआत जो है, ये सूत्रपात जो है वो सुकरात ने किया था और प्लेटो ने इसे सिर्फ स्वीकार किया था। एक नंबर एक क्वेश्चन में आता है कि प्रश्नोत्तर विधि का सूत्रपात किसने किया, तो प्रश्नोत्तर विधि का सूत्रपात सुकरात ने किया और प्लेटो ने इसे स्वीकारा। और इस क्वेश्चन आंसरिंग मेथड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 सोपान इसमें अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट आता है एग्जाम्पल, उदाहरण, सेकंड परिभाषा, डेफिनेशन एंड नेक्स्ट आता है लास्ट एंड लास्ट निष्कर्ष, रिजल्ट, कंक्लूजन। तो इसमें जो फर्स्ट है, प्रथम सोपान उदाहरण जो है, तो एग्जाम्पल की शुरुआत कैसे होती है? वार्तालाप से। जब हम किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं या फिर दो लोगों के बीच में आपस में कोई कंसल्ट होती है, वार्तालाप होती है, तो हम कोई उदाहरण लेकर के प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण की जो शुरुआत होती है वो वार्तालाप से शुरू होती है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है डेफिनेशंस, परिभाषा। परिभाषा में जो व्याख्या जो है और सामान्य गुणों का निर्धारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब होता जो लास्ट में जो परिणाम प्राप्त होता है। तो इस विधि की का सूत्रपात जो है वो सुकरात ने किया था और प्लेटो ने इसे स्वीकारा था। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड टीचिंग मेथड है वार्तालाप विधि। इसको प्रश्नोत्तर विधि का एक अंग भी कह सकते हैं और शुरुआत में इसका प्रयोग जो है सुकरात और प्लेटो दोनों ने किया था, लेकिन बाद में इस विधि का जो यूज जो है वो उच्च कक्षाओं में, हायर एजुकेशन जो है उसमें किया जाने लगा। उच्च शिक्षा का माध्यम बन गया है वार्तालाप विधि। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि वैज्ञानिक विधियों के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। व्यायाम है, जिम्नास्टिक है, संगीत है और विज्ञान के शिक्षण के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, प्रयोगात्मक विधि जो है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके बाद में लास्ट टीचिंग मेथड है इसमें स्वाध्याय विधि। प्लेटो ने स्वाध्याय विधि जो है उसको भी सर्वोत्तम माना है, क्योंकि इस अवस्था में प्लेटो ने स्वाध्याय विधि को सर्वोत्तम इसलिए माना क्योंकि यह विधि जो है वो दर्शन है, तर्क है, अध्यात्म शास्त्र है इत्यादि एक्सेट्रा, इनके अतिरिक्त और
जो सब्जेक्ट जो हैं उनके अध्ययन के लिए यह विधि महत्वपूर्ण है, सर्वोत्तम है। तो ये हमने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया प्लेटो के बारे में। तो आपको इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, वो लाइफ स्केच में से उनका बर्थ डेट, उनकी डेथ डेट। उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें प्लेटो मेन कंपोजिशंस। जो हमने मेन कंपोजिशंस में आपको बताए थे कि इनकी 6 प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें से फर्स्ट रिपब्लिक द लॉज, ये 2 मेन है। इसके बाद में बाकी की 4 जो हैं सिंपोसियम, क्रीटो, फीडो, एपोलॉजी, इनको भी आप याद करना है। ये हो गए हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन भी पूछ लेते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। इसके बाद में शिक्षण विधि जो है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, वो ये पूछ लिए जाते हैं कि प्लेटो ने कौन कौन सी शिक्षण विधि अपनाई थी, उनका वर्णन कीजिए 2 नंबर के एग्जाम में। तो ये आज आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म किया हमने प्लेटो। इसके बाद में हम आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो। जैसा कि हमने आप लोगों को जब नेचुरलिज्म बताया था, जब हमने आपको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म के बारे में बताया था, तो हमने जब आपको सेकंड जब टॉपिक नेचुरलिज्म उठाया था, तो हमने आपको बताया था कि प्रगतिवाद विचारधारा के समर्थक जो थे वो कौन थे, रूसो। तो इसमें आपको कुछ थोड़ा सा इनका लाइफ स्केच थोड़ा बता देते हैं आपको। इसके बाद में इनकी मेन कंपोजिशन, कुछ प्रमुख कृतियाँ। तो रूसो जो हैं वो एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री। तो रूसो का जन्म जो है वो इटली के जेनोवा नगर में हुआ था 28 जून सन 1712 ईस्वी में। एक गरीब घराने में इनका जन्म हुआ था। 6 वर्ष की आयु में ही इन्होंने साहित्य, धर्म और इतिहास संबंधी अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया, जिनका इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद में जब ये 10 वर्ष की अवस्था में पहुँचे, 10 वर्ष की आयु में पहुँचे, तो रूसो ने बोसी नाम की एक गांव की पाठशाला में अपना दाखिला करवाया, दाखिला हुआ इनका, और 11 वर्ष की आयु तक उनका जीवन एक अनिश्चित तरीके से चलता रहा। इसके बाद में जब ये 25 ईयर की पहुँच हुए, 25 वर्ष की आयु में रूसो ने अध्ययन कार्य स्टार्ट किया, स्टडी की। उन्होंने देखा कि समाज में फैली हुई जो बुराइयां जो हैं, बुराइयों को देख करके उनको सामाजिक जीवन जो है, सोशल लाइफ से घृणा होने लगी कि समाज में फैली बुराइयों को देख करके उनको लॉक, प्लेटो, हॉब्स और वाल्डेयर आदि के ग्रंथों का भी उन्होंने अध्ययन किया। ये सब एजुकेशनिस्ट हैं जिसका इन्होंने अध्ययन किया, और स्वयं भी लेखक बनने का प्रयास करने लगे। और इसी प्रयास काल के दौरान इन्होंने 1750 में कुछ लेखन कार्य भी करना प्रारंभ किया। हालांकि वह एक सोशल वर्कर भी थे, और रूसो नवीन युग के प्रवर्तक थे। उनके अंतिम जो समय जो थे वो थोड़े से दुखद थे, और फिर 2 जुलाई सन 2 जुलाई सन 1778 को रूसो का देहांत हो गया। 2 जुलाई सन 1778 को इनका देहांत हो गया। इनकी कुछ मेन कंपोजिशंस जो हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं, उनमें से हम आपको बता देते कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तो है एमील, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमील। यहाँ से एक क्वेश्चन
निकल के आता है और हमेशा कई बार पूछा गया है कि एमिल की रचना किसने की थी, यह किसकी प्रमुख कृति है, तो रूसो की प्रमुख कृति है। इसके बाद में नेक्स्ट इनकी रचना जो है वह है डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट। डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मैन। इसके बाद नेक्स्ट जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डायलॉग, कॉन्फेशन। ये उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, लेकिन इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट, एमए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रूसो के शिक्षा संबंधी विचार, रूसो के एजुकेशनल थॉट्स, कि उनने शिक्षा के संबंध में क्या विचार दिए। तो रूसो जो हैं वो बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वह एक प्रौढ़ व्यक्ति की प्रवृत्तियों से अलग मानते थे। उनका कहना यह था कि बालक को बालक मानना चाहिए, ना कि प्रौढ़ के समान उनके ऊपर कर्तव्यों को लादा जाए या उनको कर्तव्यों के बारे में बताया जाए। बालक को सिर्फ बालक ही माना जाए और बालक को बालक की तरह ही शिक्षा दी जाए। हो गया। गुड डे, हैव अ नाइस डे। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया आज, प्रॉब्लम क्या हो रही है?